बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल, पसंद करें तो सब्सक्राइब करें। आज मेरे साथ एक बार फिर और ये मकबूल जान साहब मौजूद हैं और गुज़िश्ता एपिसोड में उनसे हमने बात की थी यरूशलेम के हवाले से, ग्रेटर इसराइल के प्लान जो है उस हवाले से, और जो 1 जुलाई को जो दस्तखत हो रहे थे उस हवाले से, यरूशलेम के मगरबी किनारे को एनेक्स करने का जो प्लान था इसराइल के साथ, उस पर हमने बात की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर, और बहुत ही खूबसूरत तबसरा किया। और ये मकबूल जान साहब ने अहादीस का हवाला देकर कि जो हालात व वाक़यात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, तो वो हालात व वाक़यात जो है वो वैसे के वैसे अब सामने आते दिखाई दे रहे हैं। और जो इनका प्लान है इसराइल का, ग्रेटर प्लान जो है, इसराइल को सिर्फ यरूशलेम तक महदूद नहीं रखना बल्कि मक्का मदीना तक ले जाने की जो बड़ी साजिश है उसे बेनकाब किया। मज़ीद गुफ्तगू मैं करूँगी और ये मकबूल जान साहब से, और कुछ मौजूदा सियासत के जो हालात हैं उन पर भी आखिर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जो मौजूदा हालात व वाक़यात, गुज़िश्ता दिनों जो वाक़या पेश आया तकरीबकारी का, कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर जो अटैक हुआ, और दीगर मामलात, उस पर हम बात करते हैं और ये मकबूल जान साहब से। हाल है इस वक्त पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इसके ऊपर तो बात करनी है। लेकिन 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ और जिस तरह से कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पे जिस तरह से हमला किया, थोड़ा ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है इस वक्त इंडिया जो है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि एक जो उसकी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, वहां पे जिस तरह से शोर मचाया जा रहा है, ये तमाम चीजें, तो आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा उधर से होने वाला है और ये जो तकरीबकारी की कार्रवाइयां यहाँ शुरू हो गई है, तो एंड क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट? देखें, एक बात दिल में खुश हो जाए, कम से कम अगर आप वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पर यकीन रखते हैं कि हम जिस इलाके में रहते हैं इस इलाके ने शामत लेके आनी है, इसकी शामत अब आनी नहीं है, अब खत्म हो चुकी बात जो हो रही थी। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि खराब सिंध मिनल हिंद व खराब हिंद मिनल सिंध। देखिए, 1400 साल पहले मेरे आका ने कहा कि यहां जो खराबी आएगी ना, हमारा इलाका सिंध का इलाका है। रसूलुल्लाह के जमाने में ये इलाका सिंध कहलाता था। ये देबल से लेके बलूचिस्तान से लेके, यानी ये जो है ना अपना कोहे नमक तक, ये सिंध कहलाता था। उसके बाद फिर खुरासान शुरू हो जाता था। आपने फरमाया इस इलाके में जब भी कोई खराबी होगी तो वो इंडिया की तरफ से आएगी। आप देखें, इंडिया ने हिंद की तरफ से आएगी। इंडिया ने हमारे साथ जो कुछ किया, आप तालिबान के हवाले से भी तालिबान को सपोर्ट करके जहां जो करते हैं, बहुत कुछ किया है ना, हर चीज। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की, 65 की वॉर आई, 75 की वॉर आई, बहुत कुछ हो गया, खराबी बहुत आई। हमारा नहीं, खराब सिंध हिंद में नसीन, और इंडिया की तबाही और बर्बादी जो है वो चीन के हाथों में होगी। आपने उस वक्त कहा, हालांकि कोई जंग नजर नहीं आती थी, 1400 साल पहले की बातें होनी, मैं आज की बात नहीं कर रहा। आपने फॉरेन पॉलिसी लाइन गाइडलाइन दी थी हमें कि देखो चीन के साथ बना के रखना। हमने अमेरिका की गोद में बैठे हम तबाह हुए। अगर हम उस वक्त रसूलुल्लाह की बात मान लेते और हम पहले दिन से चीन के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो जाते, हम इस लॉबी में रहते, तो आज ये सोचते हैं। अब खराबत जो एक गज़वा हिंद की हदीस है उसके अंदर ये आता है कि तुम जब हिंद के बादशाह होंगे, ममलूक का लफ्ज है, यानी इंडिया जो है ना उसको कई हिस्सों में अब तकसीम होना है। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह यह है कि जिससे ये जो इंडिया है ना, ये अंग्रेजों से पहले दुनिया में कोई मुल्क नहीं था। ये कोई 5,000-5,500 मुख्तलिफ रियासतों का एक मजमुआ था। अंग्रेजों ने इसको यूनाइट किया, इससे पहले यूनाइटेड रूल इट, दे यूनाइटेड। उन्होंने यूनाइट करके, जिस तरह पाकिस्तान एक मुल्क बना है, ऐसे इंडिया भी एक मुल्क बना है, वरना मुल्क नहीं था। अब ये दोबारा तकसीम होगा उन्हीं छोटी छोटी रियासतों के अंदर जैसे हो रहा था। अब चीन ने वो सूरत हाल बनी। अब से इसको लोकल, क्योंकि हमारे लोग जो मजहब की बात कम सुनते हैं, कहते हैं सियासी तजिया करो। अब सियासी तजिए की बात यह है कि चीन के मामला यह है कि चीन जो है वो गुज़श्ता 25 साल से एक कोशिश में है, और कोशिश उसकी यह है कि दुनिया के अंदर अपना ये जो घेरा है ना उसके इर्द गिर्द, वो घेरा हुआ, वो उसको तोड़ ले। हिलरी क्लिंटन ने आखिरी अपने दौर में जब वो वजीर खारजा थी तो उस वक्त उसने कहा था, वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर नेक्स्ट 10 years। तो उसने कहा था हम अफगानिस्तान से निकल जाएंगे और हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो चाइना का एक ही रास्ता है, वो है ब्लाका कॉरिडोर, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक आता है। उसको एक जहाज दो खड़े कर दे तो रुक जाती है। तो चीन तो गया काम से। चीन ने कहते हैं कि हमने 2 दफा कोशिश की अपने इस कॉरिडोर से निकलने की, अपने ब्लॉकेट से निकलने की। एक दफा हमने बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया के थ्रू निकलने की कोशिश की। अमेरिका ने थाईलैंड में एक मिलिट्री गवर्नमेंट ले आई, हमारी $20 अरब की इन्वेस्टमेंट तबाह हो गई।
दूसरा हमने कोशिश की अजरबैजान के रास्ते, कुर्गिस्तान के रास्ते, और फिर ईरान को कहा हमने चहाबार, लेकिन चहाबार की सूरत हाल ये है कि चहाबार के अंदर 1 लाख यानी तकरीबन 1 मिलियन बैरल से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है। हमें 10 बिलियन बैरल की कैपेसिटी चाहिए जो ग्वादर में थे। अब सूरत हाल ये है कि चाइना के लिए कोई और रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि आप वो सीपैक करें, वरना चाइना जो है वो अपने इकोनॉमी के बोझ में मर जाएगा। 7,000 बिलियन डॉलर उसके पास पड़े में फारग, आज पास 5,000 फारग हो जाए तो आप कहते हैं यार किधर लगाऊं, तो उसके पास तो $700,000 पड़े हुए, क्या करे वो। तो उसके लिए मसला यह है कि चाइना ने पहली दफा 100 के करीब मुल्कों को यहां बुलाया था अपने पास। ये पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अमेरिका नहीं था। 68 मुल्क जो हैं उन्होंने चीन के साथ एग्रीमेंट किया है, जिनमें से कम 25 मुल्क यूरोप के हैं और बाकी मुल्क उसके हैं अफ्रीका के। अफ्रीका से तेल आएगा, मादनियात आएगी, यूरोप उनकी मसनूआत खरीदेगा, सस्ती होती हैं, लोगों को बेचेंगे। अब इसको रोकने के लिए अमेरिका ने और यूरोप ने 2 प्लानिंग की थी। पहली प्लानिंग ये थी कि कश्मीर को एक आजाद मुल्क बना दिया जाए। ये अरुंधति राय, ये बरखा दत्त वगैरह, इनको को ख्वाब तो नहीं आना, कश्मीरियों की मोहब्बत तो नहीं है, ये तो अमेरिकी पॉलिसी बोल रही है, ठीक, कि अमेरिका चीन को आजाद होना चाहिए। तो उनको कहा था कि आजादी में होगी जब तो आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख एक मुल्क बन जाएगा, वहां अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेज आके बैठ जाएंगी, 10 साल की मैंडेट बन जाएगा, सीपैक गई। दूसरा यह था कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पैदा की जाए, जिसको उन्होंने किसी न किसी हद तक जो है फौज ने, हमारी बाकी चीजों ने कंट्रोल कर ली। अब रास्ता एक रह गया था कि उधर से इधर दोनों थे। इधर से उन्होंने इंडिया को उभारा था। एक सितंबर 2019 में एक हुआ था इंडो पैसिफिक पैक्ट पेंटागन का, उसमें 12 मुल्क इकट्ठे थे। 3,70,000 फौजी जो है अमेरिका ने डेगो गार्शिया के इलाके में बहरे हिंद में लाके खड़ी कर दी हुई है, और वो चाहते हैं कि इंडिया को आगे करके लड़ाया जाए। अब इंडिया को उन्होंने पैसे भी दिए हुए हैं, इंडिया लड़ तो गया है, लेकिन वहां मुकाबले पे चीन है, और चीन ने उनको उठा के गधे की धूम की तरह वहां से भगा दिया, वो तो भागे ऐसे। अब सूरत हाल ये है कि अगर चाइना यहां पे एक्शन नहीं लेता तो चाइना अगले साल के बाद सीपैक से आउट है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं बेसिकली चाइना की जो लद्दाख में मौजूदगी है गालवान के बाद, ये सीपैक रूट को सिक्योर करने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दैट इज इट। जी, और वो आगे बढ़ेगा। देखा 3-4 मुल्क ऐसे हैं कि जो मुल्क कभी बोलते नहीं थे। नेपाल कभी नहीं बोलता था इंडिया के आगे, नेपाल का ठीक है, भूटान कभी नहीं बोलता था। अच्छा, यहां नहीं करेंगे, उसका एक सिल्की कॉरिडोर है जिसको ऊपर से, जिसको चिकन नेक कहते हैं, बांग्लादेश के ऊपर, वहां पे उन्होंने कहा है कि वो 7 यूरोप को भी इससे बड़े तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। चिकन नेक से वो दरिया समुद्री रास्ते जो यूरोप को जोड़ते हैं, वहां पे भी जाके जब चाइना बैठ जाएगा तो उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ठीक है। अच्छा, लेकिन ये इस वक्त मुझे सर अली गिलानी साहब के बारे में भी आपसे पूछना है, लेकिन उससे पहले आखिरी सवाल इसी के ऊपर ही, क्योंकि ये जब हम बात कर ही रहे चाइना इंडिया और ये तमाम मामला की, तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त थ्रेट्स क्या क्या है? मतलब एक तो जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं अंदरूनी तौर पे हमें जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था वो सब कुछ अब होते जा रहे हैं, हो रहे। ये अलग बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनकी जो मालूमात है उसकी बिना पर वो इतना ज्यादा थ्रेशोल्ड नहीं आया, लेकिन व्हाट एल्स शुड वी बी रेडी फॉर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले इसकी हुकूमत बनने से पहले होंगे वाकया, क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तबाह हुई है, ठीक है, उसको कान से पकड़ के निकाल दिया। अब वो आखिरी उनकी कोशिश ये है कि ये जो अशरफ गनी की इनकी हुकूमत है, इनके जरिए से हम ना किसी तौर पे हम कुछ ना कुछ कर दें। ये आखिरी जो जिसने किया है, जिस बंदे ने, कंधार में प्लान हुआ है सारे का सारा, एवरीबॉडी नोस, हमें भी पता है। लेकिन ये बलूचिस्तान में, आप देखें बलूचिस्तान में, कराची में क्यों किया उन्होंने? वजह इसलिए किया कि उनको बलूचिस्तान में स्पेस नहीं मिल सकी। कोयटा में वरना ये काम कोयटा में करते, किसी को अगवा करते, कुछ करते, या आगे निकलते। कराची चुके वहां पर सिंधु कॉम्प्रेस सिक्योरिटी सारी चौकस है ना, और ये आप ये कह रहे हैं सिक्योरिटी सारी चौकस है, वी आर प्लानिंग, ये ठीक। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अब हमारा मार खाने का टाइम खत्म हो गया पाकिस्तान का। और जिस दिन अफगानिस्तान गवर्नमेंट बन गई, आप इतने सिक्योर हो जाएंगे कि आप ऑन द रन कर देंगे सारे लोगों को, इंशाल्लाह। अच्छा, और ये सब वो अली गिलानी साहब का भी जरा बताइएगा, क्योंकि एक बड़ी आवाज है वो कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के खासतौर पे अवाम की, तो उन्होंने एकदम ही सब चीजों से वो अलग हो गए एक तक भी, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी वजूहात नहीं कोई ठीक से बयान की। कुछ इस पे थोड़ी रोशनी डाले, क्या वजह है ये हुर्रियत रहनुमा जो है इनका इस तरह से अलग हो जाना, क्या मानी रखता है?
देखें, काफी अरसे से कश्मीर के बारे में, जो कश्मीर में जो फाइटिंग स्पिरिट के लोग थे, जो वानी के जमाने से शुरू हुए थे और बुरहान वानी के जमाने से और जाकिर मूसा, वो समझते थे कि कश्मीर हम इसलिए नहीं लड़ सके कि पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया, और हिंदुस्तान के मुसलमान अगर साथ मिल जाएं तो हम कश्मीर जीत सकते हैं, क्योंकि इंडिया वो 25 करोड़ मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकता। ये उनकी फिलॉसफी थी। अब हुआ यह है कि जैसे ही अफगानिस्तान में फरवरी में उनका मुआहदा हुआ है अमेरिका और अफगानिस्तान का, तो अलकायदा वहां से शिफ्ट कर गया है इंडिया में। उन्होंने बकायदा आसाम में अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। उनका एक रसाला निकलता था, नवाए अफगान जहाद, उन्होंने उस रसाले का नाम रख दिया नवाए गज़वतुल हिंद, और वो उसके अंदर सारे के सारे इकट्ठे हो गए। अली गिलानी साहब जो थे वो बेसिकली उनको साथ मिलाना चाहते थे काफी सारे, लेकिन उन पे अटैक उन्होंने करके उन बेचारों को शहीद कर दिया। उनको तकलीफ, उसमें दुख है पाकिस्तान के उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से, जो बेचारे जो कुछ करते नहीं है, यहाँ बैठे हुए हैं, हलवे मंडे खा रहे हैं, इस्लामाबाद के घरों में रहते हैं, और सारे के सारे बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और ज्यादा काम मिलता है तो बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में शादियां करवा के अपने कजनों के साथ वहां जाके जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये कहते हैं भाई, मैं मसला सारा यह है कि आपको कोई इख्तियार नहीं दिया गया था कि कोई स्टेटमेंट दो, या तो आप खून दे रहे हो, या तो आप मर रहे हो, कुछ कर रहे हो, शहादत दे रहे हो। आप यहाँ बड़े आराम से बैठे हुए हैं, और कमाल की बात है, आप उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि नहीं हमें हम बयान, उन्होंने इस बयान से तंग बकायदा लिखा है उन्होंने अपने उसके अंदर भी, और अपनी उसकी उनके जो ऑडियो उसके अंदर भी उन्होंने दिया है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि या तो आप एक तरह साथ दो, वरना तुम पीछे हट जाओ। मैं इससे पीछे हटता हूं, लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई हमारी जारी है, जहाज हमारा जारी है और जारी रहेगा। सही, ठीक है। अच्छा, अब जरा आखिरी बात की तरफ मैं आऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा सियासत को हम टच करेंगे कि जो अमेरिका की भी रिपोर्ट आई, पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं उसके ऊपर अगर बात करें, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि नहीं अभी तक वो उस मेयार पे नहीं पहुंचे, फिर भारत में एकदम से बहुत शोर शराबा शुरू हो गया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इसको मैं जोड़ूंगी जरा इमरान खान साहब की स्पीच के साथ, क्योंकि उन्होंने उसके आखिर में जब कहा उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, तो उसके बाद एक तूफान उठ गया सोशल मीडिया के ऊपर, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, भारत में हर जगह उन्होंने ये, उनको एक मौका मिल गया। तो थोड़ा ये तो मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब ने ये जानबूझकर कहा, ये उनका स्लिप ऑफ टंग था, और ये कि अमेरिका और भारत का ये कोई गठजोड़ है कि एक ऐसे मौके पर दोबारा से मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान को? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं जानबूझ के कहा या वैसे कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, और उसकी दो तीन वजूहात। देखें, एक बंदा है, इसका नाम है ची गुवेरा, कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट यानी अमेरिका से लड़ता रहा, निकरागुआ में धमाके करता था, लड़ाइयां करता था, मारता था, अपना मुल्क बोलीविया में पैदा, वहां से निकला, क्यूबा में लड़ता था, धमाके करता था, मारता था, उसको सब शहीद कहते हैं, पूरी दुनिया शहीद कहती है। ठीक, एक बंदा था जिसने वॉर द फ्री लिखी है, वो वियतनाम में आके अमेरिका के खिलाफ लड़ा, फ्रांस का बहुत बड़ा फरमादार था, बड़ी मशहूर किताब है, उसकी किताब आज कोर्स में पढ़ाई जाती है, जनरल जैब के साथ लड़ा, उसको सारे शहीद कहते हैं। ठीक, उसकी तस्वीरें लगती हैं। एक बंदा था सार्त्रे, जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो फ्रांस से उठा, अल्जायर में जाके लड़ा फ्रांस के खिलाफ, वो फ्रांस से उठा, क्यूबा में जाके कास्ट्रो के साथ लड़ा, बहुत मशहूर नाम है उसका, सारे शहीद, सारे मतलब शहीद कहते हैं। उसामा बिन लादेन पे ऊपर आपका कुलिया बदल जाता है। उसामा बिन लादेन किसके खिलाफ लड़ा है? फिलिस्तीन के खिलाफ उससे शुरू हुआ है सबसे पहले, उसके बाद वो सूडान चला गया, उसके बाद आके वो रूस के खिलाफ लड़ा, उसके बाद वो अमेरिका के खिलाफ लड़ा। आज तक कोई मुझे बताया कि अलकायदा ने एक धमाके की पाकिस्तान में जिम्मेदारी ली? वो तो टीटीपी के हवाले से बात करें तो फिर टीटीपी को कभी अलकायदा ने ऑन नहीं किया, ठीक है ना? एक या तो को बताए टीटीपी को अलकायदा ने ऑन किया। चलिए ठीक है, ये नहीं कि आपने चाहे स्लिप ऑफ टंग था, चाहे वैसे कहा, लेकिन दुरुस्त, मैं तो बिल्कुल दुरुस्त, आज भी दुरुस्त समझता हूं, कल भी। जी जी, चलिए जी। अच्छा, और ये सब बस आखिर में जरा थोड़ी सी सियासत पे बात हो जाए पाकिस्तान की। इमरान खान साहब को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? नंबर 1, नंबर 2, ये जो उनके, थोड़ा सा बस तज्जिया फरमा दीजिएगा कि उनकी पार्टी के अंदर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और वो कौन से हल्के हैं जो ये सब माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और किसको बेनिफिट करना चाह रहे हैं या किसको बेनिफिट कराना चाह रहे हैं? कोई मिसाक जमहूरियत टाइप चीज दोबारा हो सकती है कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान गए तो फिर तेरी बज़्म ख्याल से भी गए। इमरान खान साहब ने मसला जो हुआ है
कि इमरान खान साहब के दो मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब नाकाम हो रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब जो हैं अभी तक अपने आप को 35 साल का समझते हैं, उससे ऊपर नहीं आता, वहीं पे वो फंसे हुए हैं। आदमी मेहमानों से वो तकरीर करनी होती है ना टीवी पे, और ट्रैक सूट पहन के आ जाते। मैं बुनियाद पर नफ्सियाती तजिया कर रहा हूँ। अभी तक वो कनेड कॉलेज के सामने ही खड़े हैं और कोई मतलब उनका ये मसला है। दूसरी बात यह है कि वो अपने आप को अकेले कुल समझते हैं, इसलिए फंसे हुए। देख रहे मेरी बात में, उन्होंने कहा मैं टाइगर फोर्स बनाना चाहता हूँ। टाइगर फोर्स मैंने देखे वो बनाई थी शौकत खान में सारे। और भाई जब शौकत खान ने बनाई थी, आप एक यूनानिमस लीडर थे। आपको फजल रहमान के पीछे नमाज पढ़ने वाला भी पैसे देता था, आपको नून लीग वाला भी पैसे देता था, आपको शिया भी देता था, सुन्नी भी देता था, सब देते थे। अब आप पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, आपकी टाइगर फोर्स नहीं चलेगी। लेकिन वो अभी तक मिसाल वही देते हैं। इसी तरह वो मिसाल वही देते हैं वसीम अकरम वाली, जिसको तो उसको लगाते हैं। इसीलिए इमरान खान साहब को ये लिवरेज नहीं दिया जा सकता कि उनको टीम अच्छी नहीं मिली। उन्होंने टीम 6-7 खुद सिलेक्ट किया। सबसे बुरी टीम इमरान खान ने सिलेक्ट की है। जुल्फी बुखारी को उन्होंने खुद सिलेक्ट किया, नदीम बाबर को उन्होंने खुद सिलेक्ट किया, जफर मिर्जा को खुद लेके आए, इसी तरह वो जो क्या नाम है शहबाज गिल को वो खुद लेके आए। ये सारे उनके वो लोग हैं जो पाकिस्तान 15 दिन के लिए साल में आते थे, अपना सैनिटाइजर भी उस जमाने में साथ लाते थे, अपना मिनरल वाटर भी साथ लाते थे, अपनी शानदार किस्म की एयर कंडीशन जगह में अपना जनरेटर रखते थे। पाकिस्तान को गालियां दे के यार ठीक नहीं है, पानी नहीं है, मच्छर है, फलाना है, वापस चले जाते थे। ये टीम है इमरान खान की जिनको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं, अलग बे नहीं पता। और ये सर आपको क्या लग रहा है, इमरान खान साहब जा रहे हैं नहीं जा रहे? तमाम हालात मेरा ख्याल इमरान खान साहब बहुत अगर उन्होंने अपने आप को ना बदला तो बहुत जल्दी चले जाएंगे। उसकी एक मैं बुनियादी वजह आपको बताऊं। इमरान खान साहब ने हमने इमरान खान को कहा था, मैं पसंद करते थे, आप भी पसंद करते हैं, ईमानदार आदमी। इमरान खान साहब ने हमारा सारी अकल फेल कर दिया, क्योंकि हम समझते थे कि पाकिस्तान की बुनियादी मसला करप्शन है, कि अगर करप्शन ठीक हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने साबित कर दिया है कि जड़ें बहुत मजबूत है, जहां से हाथ डालते हैं वहां से उनको कोई जड़े मजबूत नहीं। मैं 30 साल इस सिस्टम में गुजारा है, मैंने 30 साल इस सिस्टम में गुजारा है। 5 दिन लगते हैं ठीक करते हुए। आपने जड़े बिल्कुल गलत कहा, झूठ बोलता है वो शख्स जो कहता है कि प्लानिंग गलत है, प्लानिंग गलत है। नहीं, इमरान खान साहब जो है बुनियादी तौर पर ठीक, उनकी एबिलिटी मैं बता रहा हूं ना कि जड़ों करप्शन इमरान खान ने साबित कर दिया है कि नाहली करप्शन ज्यादा बड़ा मसला है। इमरान खान साहब की जो इनएफिशिएंसी है उसने ये साबित कर दिया कि नायल आदमी जो करप्ट आदमी है फिर 2 कदम गाड़ी चला लेगा, नायल आदमी गाड़ी जो दीवार में मार देता है, और वही मार दिया उन्होंने। ऐसी बुरी तरह गाड़ी मारी है। आप खुद सोच लेना, आप क्या समझते हैं कि ये सेकंड के अंदर मसले हल होने वाले मसले? मैं कोई लेमैन नहीं हूं, मैंने 30 साल ब्यूरोक्रेसी में गुजारा है। मैं समझता हूं कि और मैंने कम से कम 70 कॉलम लिखे हैं एक एक चीज के ऊपर कि ये लेकिन इमरान खान नहीं सुनना चाहते, किसी की नहीं सुनना चाहते। और हमेशा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो हमारे पढ़ाया करते थे और अपना सोशल पॉलिसी, वो कहते थे देखो याद रखो, जो क्रिस्मेटिक बंदा होता है ना, जिसके अंदर चमत्कार होता है, उस बंदे से डरो, क्योंकि वो गाड़ी ऐसी बुरी तरह मारेगा अपने आप को देखते हुए, आईने में देखते हुए, कि तबाह बर्बाद कर देगा। चमत्कार वाला बंदा जो होता है ना, वो बुनियादी तौर पर वो सुनता नहीं किसी की, अपने आप से इतनी मोहब्बत करता है। इमरान खान साहब का मतलब है आपका तबसरा है। और ये मकबूल जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई, सेर गुफ्तगू हुई, और यकीनन जो हमारे ऑडियंस है जो हमें सुन रहे थे इस वक्त, उन्होंने भी इससे इस्तेफादा किया होगा। एक बार फिर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे मेरीन सप्तैन को इजाजत दीजिएगा, और ये मकबूल जान साहब के साथ ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा जरूर इस पर अपनी राय दीजिएगा। मुझे मेरीन सप्तैन को इजाजत दीजिएगा।